दूर पहाड़ों के बीच एक गांव था। उस गांव का नाम खाती गांव था। वहां के लोग बहुत ही सीधे और सरल थे। गांव के लोगों का जीवन खेती पर निर्भर था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती देवी, उसकी पत्नी विमला और उसका 5 साल का बेटा दीपक था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उगता हुआ सूरज दुनिया के लिए रोशनी लाता है, पर मोहन के लिए ये सिर्फ एक और दिन की जद्दोजहद लेकर आता है। फूस की छत से छनकर आती रोशनी सीधे उसकी बीमार माँ के चेहरे पर पड़ती है। मोहन, आज दीपक को क्या कहूंगी? कल रात उसे बहलाकर सुला दिया था कि सुबह उठते ही गर्मा गर्म खाना मिलेगा। अब वो जागने वाला है, चूल्हा ठंडा पड़ा है और मेरी ममता लहूलुहान हो रही है। क्या हम इतने बदनसीब हैं कि अपने बच्चे को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते? भरी आंखों से। बिमला, तुम्हारी ये खामोश सिसकियां मेरे कलेजे को चीर देती हैं। मैं किसान हूँ, धरती का सीना चीरकर अनाज पैदा करना मेरा काम है, पर आज किस्मत ने मेरा ही सीना चाक कर दिया है। जमींदार के चक्कर काट काट कर पैर के जूते घिस गए, पर वो उधार देने को तैयार नहीं। पर हार नहीं मानूंगा, आज फिर जाऊंगा। शायद खुदा को मेरी मेहनत पर नहीं तो इस मासूम दीपक की भूख पर तरस आ जाए। सरस्वती देवी अंदर से खांसते हुए, बेटा मोहन, पास आ। देख, मेरा अंत समय करीब है, पर मुझे अपनी मौत का डर नहीं है। मुझे डर है कि कहीं मेरी गरीबी तेरे जमीर को न खा जाए। बेटा, भूख बहुत बड़ी चीज है, बड़े बड़ों का ईमान डिगा देती है। पर तू वादा कर, चाहे पेट पीठ से सट जाए पर कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। भगवान की लाठी बेआवाज होती है पर चोट गहरी करती है। माँ, आपके संस्कार ही मेरी पूंजी है। मैं खाली हाथ लौट सकता हूँ, पर कलंकित हाथ लेकर इस घर में कदम नहीं रखूंगा। मोहन जमींदार के घर चला जाता है। नंगे पांव, फटी हुई कमीज और आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक लिए मोहन जमींदार की हवेली के बाहर खड़ा है। सूरज की तपिश उतनी नहीं चुभ रही थी जितनी पेट की भूख और घर में बीमार माँ की कराह चुभ रही थी। जमींदार साहब एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, मानो मोहन का दुख उनके लिए कोई मनोरंजन हो। माई बाप, हुजूर, इस अभागे की विनती सुन लीजिए। मैं जानता हूँ कि पिछला लगान अभी पूरा नहीं चुका पाया हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी की दीवार बहुत ऊंची हो गई है सरकार। घर में चूल्हा 3 दिन से ठंडा पड़ा है। मेरा 5 साल का बेटा दीपक, जो अब तक खेलता कूदता था, आज भूख हमारे निढाल होकर जमीन पर पड़ा है। वो मुझसे रोटी नहीं मांगता सरकार, बस अपनी पथराई आंखों से मुझे देखता है और उसकी वो खामोश नजरें मेरे कलेजे को छलनी कर देती हैं। मोहन, ये हवेली जज्बातों से नहीं, हिसाब किताब से चलती है। तेरी माँ बीमार है, तेरा बेटा भूखा है, इसमें मेरा क्या कसूर? पिछली बार भी तूने यही रोना रोया था। ये धरती प्यासी है तो मैं क्या करूं? मुझे अपनी तिजोरी भरनी है, तेरी गरीबी का बोझ नहीं उठाना। हुजूर, आप तो गांव के अन्नदाता हैं। अगर आप ही हाथ खींच लेंगे तो हम जैसे छोटे किसान कहाँ जाएंगे? मुझे बस थोड़े से आलू और मटर के बीज उधार दे दीजिए। मैं दिन को दिन नहीं समझूंगा, रात को रात नहीं देखूंगा। मैं अपने खून पसीने से उस बंजर जमीन को सींच दूंगा। मैं वादा करता हूँ सरकार, फसल कटते ही सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। मेरी माँ घुट घुट कर मर रही है, उसे दवा चाहिए। हुजूर, एक बाप होने के नाते मुझ पर तरस खाइए। क्या एक गरीब के बच्चे को जीने का हक नहीं है? हक की बातें मत कर मोहन, हक अमीरों की जागीर होती है। बीज चाहिए, बीज की कीमत लगती है। तेरे पास देने को क्या है? वो 2 बीघा जमीन जो पहले ही गिरवी है। जा, यहाँ से दफा हो जा। अपनी इन भीगी आंखों से मुझे पिघलाने की कोशिश मत कर। जब तक पिछला हिसाब बराबर नहीं होता, तुझे एक दाना भी उधार नहीं मिलेगा। हुजूर, आज आप मुझे यहाँ से खाली हाथ भेज रहे हैं, पर याद रखिएगा, गरीब की आह बहुत गहरी होती है। मैं अपनी मेहनत बेचने आया था, अपनी खुददारी नहीं। अगर खुदा ने चाहा तो मेरी मिट्टी भी सोना उगलेगी। आज आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, पर वक्त का पहिया घूमेगा हुजूर, वक्त का पहिया जरूर घूमेगा। मोहन अपनी फटी हुई आंखों में आंसू लिए भारी कदमों से हवेली की सीढ़ियां उतर गया। अगली सुबह दोनों बहनें अपनी जमीन को देखने जाते हैं, जिसमें दोनों बहनों ने मेहनत करके थोड़ी सी सब्जियां उगाई थी। दीदी, अच्छा हुआ कि माँ बाबूजी के जाने के बाद हमने यह जमीन बेचा नहीं। अभी देखो, हमने मेहनत करके कितनी सारी सब्जियां उगाई है। अब हम किसी व्यापारी को यह बेच के थोड़े पैसे कमा सकते हैं। हाँ, तू ठीक बोल रही है।
इसे बेच के कुछ दिन का तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन क्या दीदी, इसे बेच के हम कुछ दिन ही गुजारा कर पाएंगे, उसके बाद क्या? अरे आप मायूस मत हो दीदी, मुझे सिलाई बुनाई का काम आता है, मैं वो करके घर खर्चे निकालूंगी। आप बस घर संभालना, कोई जरूरत नहीं तुझे ये सब करने की। तू क्या मुझे बेकार समझती है? तू घर पर ही रहना, मैं लोगों के घर काम करने जाऊंगी और मुझे बांस की सीजें बनाना भी आती है जो बाबूजी ने सिखाया था। ये करके मैं घर का गुजारा निकाल लूंगी। यह सब बात करके दोनों कुछ समय अपने खेत में व्यतीत करने के बाद घर आते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात को जब दोनों सोने जाते हैं तब दोनों बहनें अपनी मुश्किल भरी जीवन के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दीदी माँ बाबूजी के बिना ये रातें और भी डरावनी लगती हैं। सब कुछ खाली लगता है ना दीदी? हाँ मीरा, पर अब हम माँ बाबूजी दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें हार नहीं माननी। ये जमीन, ये घर, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमें इसे बचाना है किसी भी कीमत पर। यही सब तो माँ बाबूजी की यादें हैं। ज्योति बहुत ही हिम्मती थी। वह तो किसी से मदद भी नहीं लेना चाहती, लेकिन उसे अपनी बहन को लेकर बहुत चिंता होती थी। अगले दिन जब दोनों बहनें खेत पर पहुंची तो देखा कि इस जमीन के बीच एक खूंटी गड़ी हुई थी। दीदी, ये जमीन के बीचों बीच खूंटी कौन गाड़ गया? ये तो कल यहाँ नहीं थी और ना ही हमने इसे गाड़ी है। जरूर इसे कोई यहाँ गाड़ गया है। ये जरूर हमारे चाचा चाची का काम होगा, लेकिन ये काम बिना किसी सरकारी आदमी के नहीं होता। इसका मतलब हमारे खेत को ये लोग बांटने की साजिश चला रहे हैं। उसी वक्त दूर से धर्मपाल आता दिखा और उसके साथ विमला और उनका बेटा कमल भी था। तीनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे बेटियों, घबरा क्यों रही हो? हम तो बस मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद जमीन की देखभाल जरूरी है। तुमसे अकेले तो होगा नहीं। चाचा जी, आपकी मदद की जरूरत नहीं है हमें। यह जमीन हमारी माँ बाबूजी की निशानी है। इसे किसी के हवाले नहीं करेंगे। अरे बच्चियों, ऐसे कैसे नहीं दोगे? ये जमीन तो तुम्हारी और हमारी है। कमल के दादाजी ने अपने दोनों बेटों को बराबर हिस्सा करके दिया था, लेकिन शायद तुम्हारे पिता अपने आखिरी दिनों में तुमसे यह बात बोलना भूल गए। इतने साल तो हम साथ ही खाए पिए हैं। हम तो तुम्हारे भलाई ही चाहते हैं। अब ये दुश्मनी क्यों? दुश्मनी तब शुरू हुई चाची जब आपने हमें अकेले समझकर हमारी जमीन पर नजर डाली। और चाची, दुश्मनी तो आप लोग हम दोनों से निकाल रही हो। अरे मीरा, इतनी गरज क्यों रही हो? छोटी हो छोटी बनकर रहो, ऐसे बड़ों के बीच मत बोल समझी। अरे जाओ, कैसे बड़े लोग जिनकी सोच छोटी होती है, वे उम्र में बड़े होकर भी सम्मान के हकदार नहीं होते। मीरा, तू कुछ मत बोल। और हाँ, अब अगर आप लोग हमारे खेत के पास भी आए तो अच्छा नहीं होगा। हम कमजोर दिखते हैं पर डरते नहीं। धर्मपाल ने सब कुछ चुप कराकर कहा। ठीक है बेटियों, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। जब जमीन के सरकारी कागजात आएंगे तो देख लेना। जब तुम्हारे नाम नहीं निकलेंगे तो खुद समझ जाओगी कि जमीन किसकी है। तीनों वहां से चले गए। ज्योति और मीरा कुछ देर तक खामोश खड़ी रही। दीदी, क्या वो सच में कागज बदलवा सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं मीरा। लालच में आदमी अंधा हो जाता है। हमें किसी पर भरोसे नहीं करना चाहिए। अब हमें बहुत संभाल के रहना पड़ेगा।